हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब हो गया कि पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट है, पहले से पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है। अब जरूरत है किसी नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में एडमिट करने के लिए। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जब की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम एडमिशन करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं जिनके चलते हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। पहला रीजन ये होता है कि फॉर्म को कैपिटल की जरूरत होती है, फॉर्म को एक्सटेंड करना है, फॉर्म को और बड़ा करना है, बिजनेस और बढ़ाना है। तो एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस हमें करना होता है। तो ऐसे दशा में किसी व्यक्ति को कैपिटल के लिए हम पार्टनर बनाते हैं। तो कैपिटल लेकर आएगा, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उस कैपिटल से हम फॉर्म को बढ़ाएंगे, इसलिए एडमिशन किया। दूसरा होता है कि अगर हमें गुडविल की जरूरत हो, किसी व्यक्ति की गुडविल बहुत अच्छी है, अब वो हमारे वहां पार्टनर बनेगा, तो ऐसे दशा में उसकी गुडविल भी हमारे पास आएगी, तो हमारे फॉर्म का नेम एंड फेम बढ़ेगा, तो इसके लिए हम पार्टनर बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है। अब सपोज दैट मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, अब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉसेज होगा, वो ए एंड बी को ही सहना पड़ेगा। तो ऐसे दशा में किसी थर्ड व्यक्ति को अगर हम पार्टनर बना दें, तो जो रिस्क होगा यानी कि जो लॉस होगा, वो लॉस अब दो में नहीं तीन में बटेगा। तो ऐसे दशा में रिस्क बियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसको नॉलेज हो, बिजनेस का नॉलेज हो, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, तो उस व्यक्ति को हम पार्टनर बना लेते हैं, जिसके चलते हमारा बिजनेस आसानी से चला। हम उस बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति आ गया, तो उसके नॉलेज से हमारा बिजनेस चलेगा, इसलिए हम पार्टनर बना लेते हैं। कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को भी पार्टनर बना लिया जाता है जो हमारे वहां कर्मचारी हो, ईमानदार व्यक्ति है, लगातार मन से काम कर रहा है। अब उसको प्रमोट करने के लिए, उसके ईमानदारी को प्रमोट करने के लिए, उसको रिवार्ड देने के लिए हम उसको पार्टनर बना लेते हैं, जिसके चलते उसका मनोबल बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है, तो वो हमारे फॉर्म में मन से काम करता है। उसके बाद अन्य बहुत से रीजन हैं जिसके चलते हम पार्टनर बना लेते हैं। कभी कभी रिश्ते डेवलप करने के लिए भी पार्टनर बना लिया जाता है। जैसे कोई मेरा फ्रेंड हो, दो लोग मिल करके, दो फ्रेंड हम मिल करके एक बिजनेस चला रहे थे पार्टनरशिप। अब एक थर्ड फ्रेंड है हमारा, उस फ्रेंड को हमने पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। तो बहुत से ऐसे रीजन है, ऐसा नहीं होता है कि जो बुक में जितना लिखा हो उसी के चलते पार्टनर बनाया जाता है। पार्टनर बनाने के एक से अधिक रीजन है जिसके चलते हम किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लेते हैं। कभी कभी हमारे पास कैपिटल भी है, हमारे नॉलेज भी है हमारे पास, लेकिन मेरे पास मैन पावर नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई हम लोग मिलके कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, दो व्यक्ति के। अब मान लो सब एक सिटी हम कवर कर ले रहे हैं। अब इसके बगल वाला जो शहर है, यानी कि सपोज दैट मान लीजिए लखनऊ में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें कानपुर भी ऑक्युपाइड करना है, कानपुर में भी बिजनेस करना है। तो हमारे पास कैपिटल है, हमारा प्रोडक्शन भी है, लेकिन कानपुर देख नहीं पा रहे हैं। वहां पे देखने के लिए कोई कानपुर का व्यक्ति हो, उसको हम पार्टनर बना लिए, तो कानपुर का एरिया देख लेगा। तो अब यहाँ हम कैपिटल के लिए हमने उसको पार्टनर नहीं बनाया। हमने क्यों बनाया? क्यों? हमारा फॉर्म और एक्सटेंड करे, हमारा फॉर्म का दायरा और बढ़े, इसके चलते भी पार्टनर बना लेते हैं। तो पार्टनर बनाने के बहुत से रीजन है जिसके चलते हम किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखना होगा पार्टनर बनाते समय, कि किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर तभी बनाया जाता है जबकि जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कंसेंट हो। यानी कि जितने, अगर ए एंड बी दो पार्टनर हैं और सी को पार्टनरशिप में अगर शामिल करना है, तो ए और बी दोनों की सहमति होना जरूरी है। अगर दोनों में कोई एक सहमत नहीं होगा,
नए पार्टनर के लिए, तो फिर उसको पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर 10 व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, 11वें व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल करना है, तो ऐसे दशा में 10 व्यक्ति का कंसेंट होना जरूरी है। अगर उस 10 में से 9 व्यक्ति चाहते हैं पार्टनर बनाना, 10वां व्यक्ति नहीं चाहता है, तो ऐसे दशा में फिर 11वें व्यक्ति को हम लोग पार्टनर के रूप में शामिल नहीं कर सकते। क्लियर? जब पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो ऐसे दशा में जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है वो कैंसिल कर दिया जाता है, वो बेकार हो जाता है, और इन पार्टनर जो नए पार्टनर है उनको शामिल करते हुए एक नया पार्टनरशिप डीड बनता है। क्लियर हो गई? यानी कि आप आगे आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड का कैंसिलेशन, तो पार्टनरशिप डीड बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि कोई पार्टनर एडमिट होगा तब चेंज हो जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो चेंज हो जाएगा, किसी पार्टनर की डेथ होगी तो चेंज हो जाएगा, आपस में अगर ये लोग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा, कैपिटल में कोई फ्लक्चुएशन चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा। यानी पार्टनरशिप डीड बार बार चेंज होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म बार बार चेंज नहीं होता। यानी कि पार्टनरशिप डीड का एंड होता है, पार्टनरशिप फॉर्म की एंड नहीं होती। अगर पार्टनरशिप फॉर्म एंड हो गई तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड एंड हो जाता है, नहीं पार्टनरशिप डीड के एंड होने से पार्टनरशिप फॉर्म का एंड नहीं होता। तो जब नया व्यक्ति कोई पार्टनर बनेगा, तो ऐसे दशा में हमारी नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, उस डीड में नए वाले पार्टनर का भी नाम लिखा जाएगा, उसके कैपिटल के बारे में लिखा जाएगा, क्या टर्म्स है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो हम उसमें मेंशन करेंगे। क्योंकि जब नया पार्टनर बनेगा तो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अभी हमें देखना है कि हम क्यों किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं। कुछ रीजंस मैंने इस पे लिख दिया, इसके अलावा भी अन्य रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो कभी कभी हमें कैपिटल की ज्यादा है बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उस कैपिटल के लिए हम किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लेते हैं। सेकेंड है, व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड। अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको नॉलेज है बिजनेस का बहुत अच्छा, वो हमें गाइडलाइन दे सकता है हमारे बिजनेस के बारे में, उसका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसे व्यक्ति में भी उस व्यक्ति को हम लोग पार्टनर बना लेते हैं। थर्ड है आपका, फॉर गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को हम पार्टनर बना लेते हैं जो हो सकता है मेरे फॉर्म में काम ना करे, लेकिन उसकी गुडविल उसके साथ है। जैसे कोई फिल्म स्टार है आपका, तो ऐसे दशा में फिल्म स्टार अगर हमारे वहां पार्टनर बन जाता है, तो उसके नाम से ही मेरी पार्टनरशिप फॉर्म की ख्यात बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो आएगा तो उसकी गुडविल मेरे साथ आएगी। कोई भी रहे, अगर देख ले सपोज मान लिया अमिताभ बच्चन को हम पार्टनर बना लेते हैं, तो कोई भी बंदा होगा जो हमसे सामान खरीदता, हमारे फॉर्म का सामान यूज करता, तो क्या कहेगा कि ये अमिताभ बच्चन के कंपनी का माल है। तो ऐसे दशा में क्या होगा, हमारे फॉर्म की गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम गुडविल के लिए भी किसी व्यक्ति को, उसके रेपुटेशन के लिए हम पार्टनर बना लेते हैं। थर्ड है टू फोर्थ है, टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। कभी कभी योग्य व्यक्ति है जो बहुत मन से काम कर रहा है, उसकी योग्यता बहुत अच्छी है, फॉर्म के लिए बहुत लाभदायक है वो पर्सन, और उसके चलते फॉर्म को प्रॉफिट बार बार हो रही है, तो ऐसे दशा में उस प्रॉफिट में उसको पार्टिसिपेट कराने के लिए भी हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अन्य रीजन है, जैसे सीए हैं, वकील हैं, इनको भी हम पार्टनर बना लेते हैं कभी कभी। सपोज दैट मान लीजिए एक वकील है जो मेरा सेल टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि देखता है, या हमारा सीए है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड हमें अन्य इंफॉर्मेशन देता है या गाइडलाइन देता है। तो ऐसे दशा में वो व्यक्ति फीस लेगा, उसके बदले में काम करेगा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जरूरी नहीं है मन से जुड़ा है फॉर्म से, क्योंकि उसको अपने सैलरी से अपने काम से मतलब होता है। जितना उसको काम दिया गया वो काम करेगा, उसके बदले में वो सैलरी लेगा। फॉर्म को नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन अगर हम उसको पार्टनर बना लेंगे यानी फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट जब वो करने लगेगा तो वही वकील मन से काम करेगा, हमारे केसेस को बहुत अच्छी तरह से देखेगा, वक्त पे रिटर्न फाइल करेगा, हमारे सेल टैक्स अच्छी तरह से देख लेगा। तो ऐसे दशा में कभी कभी हम सीए को, वकील को इत्यादि को भी पार्टनर बना लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके चलते एक व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाता है। अब आता है बात इसके अगला स्टेप कि पार्टनरशिप जब पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई नया व्यक्ति पार्टनर के रूप में शामिल होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया कि जब कोई व्यक्ति पार्टनर बनेगा तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, उसके जगह पे नया पार्टनरशिप डीड बनेगी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा, फर्म की जो कैपिटल है वो बदल जाएगा, ये तो बदलने ही बदलने हैं, फर्म का एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो ऐसे दशा में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बारे में तो हमें क्या क्या देखना ये देखेंगे हम लोग। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं हमें जब एडमिशन होगा एक न्यू पार्टनर का। तो ये 6 हैं आपके। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम होगा कि जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी, क्योंकि सपोज दैट मान लीजिए दो पार्टनर थे, ए एंड बी थे, तो जो भी प्रॉफिट था वो ए एंड बी में ही बढ़ता था। लेकिन अगर तीसरा कोई पार्टनर हो गया तो सी हो गया, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा वो ए बी सी तीन लोगों में बटेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे दशा में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी। तो पहला हमें देखना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा देखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चूंकि जब कोई व्यक्ति पार्टनर बनता है तो अपने साथ दो चीजें लेकर के आता है। एक चीज तो वो कैपिटल लेकर के आता है, पहला तो वो अपना कैपिटल लेकर आएगा, और दूसरा इसके साथ साथ वो गुडविल लेकर के आता है। गुडविल, इसके बारे में, ये गुडविल क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जब पार्टनर बनता है तो दो चीजें वो लेकर के पार्टनरशिप फॉर्म में आता है। पहला वो कैपिटल लेकर के आएगा और दूसरा गुडविल लेकर आएगा। तो जब गुडविल लेकर आएगा तो वो गुडविल किस आधार पे गुडविल का कैलकुलेशन होगा, गुडविल कितना लाएगा, इस गुडविल का क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर इस गुडविल को क्या करेंगे जो वो लेकर के आएगा। पहले से फॉर्म में गुडविल है तो फिर क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका कैसे अकाउंटिंग होगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड नंबर का है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब पहले दो पार्टनर थे तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सिंगल सिंगल, जैसे हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराने के लिए अपने इंडिविजुअल हम पॉलिसी लिए हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की संख्या ज्यादा होती है, मान लीजिए सपोज दैट 10-12 लोग पार्टनर हों, तो 10-12 लोगों के नाम से सिंगल सिंगल पॉलिसी लेने से प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है। और ये भी है कि 10-12 लोग एक साथ नहीं मरेंगे। क्लियर। तो उसमें क्या करते हैं, 10-12 लोगों की तरफ से जितने पार्टनर, सभी पार्टनर की तरफ से एक पॉलिसी ले लिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट संयुक्त, संयुक्त बीमा पॉलिसी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो सभी पार्टनर की तरफ से जब एक पॉलिसी ली जाती है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो चूंकि पहले अगर दो ही पार्टनर थे तो दोनों के नाम से एक पॉलिसी ली गई थी, अब तीसरा जब पार्टनर बनेगा, सी होगा, तो अब इसका भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको ट्रीट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो पहले से ली गई है। फिर अगला हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ऐसे दशा में जब कोई पार्टनर आता है तो वो उससे हम लोग कैपिटल मांगते हैं।
जब कैपिटल मांगते हैं तो कैपिटल कितना लाएगा इस आधार पे इसके लिए जरूरत होती है फॉर्म की जो एग्जिस्टिंग आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन है उसको सही से मेजरमेंट करना। क्योंकि अब जो पुराने पार्टनर वो तो चाहेंगे कि नया पार्टनर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेकर जाए, और नया पार्टनर ये सोचेगा कि हम उतना ही कैपिटल लाए जितना अन्य लोग लगाए। अब ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है 4-5 साल पहले से पार्टनरशिप पुरानी चल रही हो, अब उस समय उन लोगों ने कैपिटल जो प्राइमरी कैपिटल लगाया था, बाद में इनकी प्रॉफिट और प्रॉफिट इंक्लूड होगी, इनकी कैपिटल बढ़ गई है। ठीक, एसेट्स जो लगाए थे वो एसेट्स पुराने भी हुए हैं, डिप्रिसिएट भी हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग में एसेट्स की क्या वैल्यू है आज नया पार्टनर जानना चाहेगा। लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है ये जानना चाहेगा, और उसके अकॉर्डिंग में उसकी कैपिटल कितनी बन रही है उस आधार पे अपना वो कैपिटल लाना चाहेगा। इन नए पार्टनर के मांगने से वो कैपिटल नहीं लाएगा कि आप इतने कैपिटल हमें दे दो, उतने से नहीं, वो ये देखेगा कि आज के डेट में एक्चुअल में फॉर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। अब क्या पोजीशन है इसको जानने के लिए ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन तो बैलेंस शीट में होती है, तो रीवैल्यूएशन करेगा, पुनः वैल्यूएशन करेगा। पुनः वैल्यूएशन का मतलब ये हो गया कि आपने हर एक साल आपको मालूम होगा कि 31 मार्च के अकाउंट हमारा क्लोज होता है, तो जब 31 मार्च के अकाउंट क्लोज होता है तो उस डेट में हमारी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन दिखाया गया रहता है। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो पोजीशन दिखाया गया है, तो अगर एसेट्स को हम उठाएं तो हम ये पाएंगे एसेट्स पे जो फिक्स एसेट्स होते हैं उस पे डिप्रिसिएशन कटता है। अब डिप्रिसिएशन सफिशिएंट कटा है कि नहीं कटा? आज के डेट में जो बुक वैल्यू में आप फिक्स एसेट्स को दिखा रहे हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इत्यादि को दिखा रहे हो, उसका मार्केट वैल्यू आज क्या है ये जानना चाहेगा वो। तो ऐसी दशा में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेगा वो। क्लियर हो गया? तो हमें देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट हमें देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो पुराने पार्टनर हैं वो लोग जितना प्रॉफिट फर्म का होता है उस पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में भी देखे थे कि रिजर्व रखा जा रहा था, वो रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि भविष्य की अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए, भविष्य में अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई ऐसे बड़े खर्चे आने वाले होते हैं तो उसके लिए हम लोग रिजर्व बना लेते हैं। तो अब जब नया पार्टनर आएगा और इस रिजर्व को पुराने पार्टनर अगर आपस में नहीं बांटे, तो पार्टनर बनने के बाद वो नया पार्टनर भी उस रिजर्व में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। अब आप ही बताइए कि ए बी ने मेहनत करके 50,000 रुपया किनारे रखा था, रिजर्व के रूप में बचा कर रखा था जिसमें बांट सकते थे लेकिन नहीं बांटे। अब सी नया पार्टनर बन रहा है, और अगर वो 50,000 नहीं बांटे तो पार्टनर बनने के बाद हर एक प्रॉफिट या लॉस में सी भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। यानी 50,000 जो रिजर्व रखा गया था उस रिजर्व में भी वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। तो ये और बी क्यों दें उसको, क्यों देंगे? ठीक है, नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इन दोनों की मेहनत थी, सी ने उसमें तो कोई मेहनत नहीं किया था। तो जितने रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उस रिजर्व एंड सरप्लस का भी कैसे काउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। लास्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो कैपिटल है, कभी कभी सभी पार्टनर मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जो कैपिटल होगी अब हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर इन्होंने डिसाइड कर दिया कैपिटल होगा, तो जो कैपिटल को हम एडजस्ट कर देंगे उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम ये लोग निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग में हम कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। एक और हो सकता है कि 7th नंबर का वो ये देता है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो हमें पार्टनरशिप में पढ़नी है। क्लियर हो गया आपको?
तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, हम इसका स्टेप बाय स्टेप एक एक पोर्शन आप डिटेल देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो हम लोग को अब देखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितने प्रकार से प्रश्न उठ सकते हैं, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको हमने लिखा है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में अराइजेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो निम्न प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। पहला है आपका when only the ratio of new partner is given in the question। मतलब ये हो गया कि पुरानी पार्टनरशिप जो चल रही थी उसमें पुराने पार्टनर का रेशियो तो दिया है, लेकिन जब नया पार्टनर आ रहा है तो ये कैसे सेक्रीफाइस करेंगे ये नहीं लिखा है, केवल न्यू पार्टनर की रेशियो दे दिया। सपोज दैट ये लिख सकता है कि सी बिकम अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। तो 1/3 के लिए न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में आया। तो ये न्यू पार्टनर की केवल रेशियो दिया हुआ हो, अभी हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। सेकंड है आपका व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। तो जो न्यू पार्टनर का जो रेशियो है वो ओल्ड पार्टनर उसे इक्वली ले रहा है, यानी कि हाँ जो भी रेशियो है, जैसे 1/3 अगर न्यू पार्टनर की रेशियो है तो उसका हाफ 1/6 हो जाएगा, ए से लेगा, और 1/6 वो बी से लेगा। थर्ड है व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो यहाँ पे इक्वली ले रहा था, लेकिन यहाँ इक्वली नहीं ले रहा है, फ्रैक्शन में ले रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर एक पार्टनर से लेगा और कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर से लेगा, बराबर नहीं लेगा। फोर्थ है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे न्यू पार्टनर नहीं ले रहा बल्कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे अपना कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर के फेवर में। क्लियर? तो ये चारों कंडीशंस हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनेगा और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं when only the new ratio when only the ratio of new partner is given in the question। चलिए इस पोर्शन को देखते हैं, पहले वाले को हम लोग। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि जैसे पुराने पार्टनर जो होते हैं, सपोज दैट, पहले मैं आपको समझा दूं फिर इसके टॉपिक को हम लोग उठाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि ओल्ड पार्टनर ए एंड बी हैं। तो ये ओल्ड पार्टनर आपके ए एंड बी, ये है, इनकी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज दैट मान लिए 1:1 का है। क्लियर हो गया? तो अगर जब तक नया पार्टनर नहीं बना, तो अगर ये फॉर्म की आप प्रॉफिट मान लें, ये फॉर्म की प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट का हाफ ए ले रहा है और हाफ बी ले रहा है। क्लियर हो गया? 1/2 ए लेगा और 1/2 बी लेगा। लेकिन अब न्यू पार्टनर आ गया, न्यू पार्टनर सीज रेशियो अगर दिया है 1/3, तो अब यही प्रॉफिट, ये तो ओल्ड पोजीशन था, अब न्यू पोजीशन जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा कि यही जो प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट अब 3 लोगों में बटेगा।
1/3 सी भी लेगा, तो यही पोर्शन अब 3 भागों में बनने वाला है। ए बी सी में बटेगा, ये ए पाएगा, ये बी पाएगा, ये सी पाएगा। अब 1/3 ये पाएगा, 1/3 बी पाएगा और 1/3 सी पाएगा। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। पहले ए एंड बी बांट रहे थे, अब उसको ए एंड बी ना बांट के ए बी सी 3 लोग बांटेंगे। प्रॉफिट वही रही, लेकिन पहले 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बंटेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर न्यू पार्टनर आता है तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग होती है वो बदल जाती है। तो अब इस आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उसको देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा अभी आपका। सपोज दैट, मान लीजिए कि प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न एक उठाते हैं हम लोग, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन proportion of 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate new profit sharing ratio. तो यहाँ पे आपके ओल्ड पार्टनर हैं, ए बी एंड सीज रेशियो आपका दिया हुआ है प्रश्न में 3/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6 ये है। क्लियर? न्यू पार्टनर जो आ रहा है, न्यू पार्टनर डीज रेशियो दिया हुआ है आपका 1/6। अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो देखिएगा जो भी हिस्सा बनेगा, सपोज दैट ऐसे समझिए कि ये आपकी जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को 6 भागों में आप बांट दीजिए। हम 6 भागों में बांट रहे हैं, 3 भाग हो गया, सबके हाफ हाफ कर दीजिए। ये 6 भागों में प्रॉफिट पूरी बढ़ गई। अब 6 भागों में जो ये हिस्सा है, सपोज दैट मान लीजिए 1/6 है, तो ये 1/6 पाएगा डी, ये डी पाएगा। यानी कि अगर हम इसको काट के किनारे करें तो ये बन रहा है ये हिस्सा जो आ गया, ये आ गया 1/6 डी का। अब ये हिस्सा इतना गायब हो गया, बचा आपका हिस्सा केवल ये पोर्शन बचे। यानी कि ये पोर्शन जो बचे हैं, डी जो है वो 1/6 पाएगा। 1/6 डी पा गया, जो काट हमने किनारे कर दिया। और जो रेस्ट ये बचा हिस्सा, भी 5 हिस्से बचे, 1 2 3 4 5, इस पांचों हिस्से को ए बी सी अपने रेशियो में बांटेंगे। इसको अगर रेशियो लिया तो 3:2:1 का भी होगा। इसको आप लिख सकते हो 3:2:1 भी लिख सकते हैं। तो जो रेस्ट ये 5 हिस्से बचते हैं, ये पांचों हिस्सा अब ए बी सी अपने रेशियो में, ओड रेशियो 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। क्लियर? इट मीन कि अगर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है केवल, और ये नहीं कहा रहता है कि उस हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, या न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस प्रकार ले रहा है, कितना कितना ले रहा है इत्यादि, ये सब न लिखा हो तो ये मानते हैं कि जितना हिस्सा न्यू पार्टनर का है उतना हिस्सा निकाल के उसको दे दो, और रेस्ट जो हिस्सा बचा
उस हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर, जो पहले के ओल्ड पार्टनर थे, वो अपने ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। क्लियर हो गया? तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है आपका, सबसे पहले लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना था? पूरी प्रॉफिट एक थी, एक में से पूरा एक गोला था, इस एक सर्किल में से 1/6 कौन लेके चला गया? न्यू पार्टनर। सी लेके चला, डी लेके चला गया, तो रेस्ट बचा आपका 5/6। अब 6 इसे देखिए, 5 बचा, 1 2 3 4 5, तो 5/6 बचा। इस 5/6 को ओल्ड पार्टनर आपस में 3:2:1 के रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि अब यहां से निकालेंगे एज न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल टू होगा 5/6 इज टू, इनका था 3/6 का, तो 3/6। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे। काटेंगे नहीं, काटने के बाद में फिर एलसीएम निकाल के बराबर करना पड़ता है, तो अभी हम सीधे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 15/36 ए का हो गया। डी का निकालेंगे, बीज न्यू रेशियो आपका आएगा 5/6 इंटू 2/6 का, तो 2/6 इक्वल टू हो गया 10/36। और सी का न्यू रेशियो निकालेंगे, सीज न्यू रेशियो ये निकलेगा 5/6। इसी 5/6 जो बचा था, इसी को सभी लोग बांट रहे हैं आपस में पुराने रेशियो में, तो इनका है 1/6, ये कर देंगे 1/6, तो इसका हो जाएगा 5/36। अब देखिएगा, अगर इसका एलसीएम आप देखेंगे 36 यहां भी है, 36 यहां भी है, 36 यहां भी है, डी का रेशियो अगर देखेंगे, डी के आगे न्यू नहीं लिखेंगे, डी रेशियो जो है वो आपका 1/6 है। डी की रेशियो कितनी है? 1/6। तो 1/6 को ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि इसका भी डिनोमिनेटर 36 के बराबर हो जाए। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप सेम अंक से गुणा कर सकते हैं, ठीक है? जितने में आप नॉमिनेटर से गुणा करिएगा, उतने में ही डिनोमिनेटर से गुणा कीजिएगा। तो 6 से हमने गुणा कर दिया, तो इनका हो जाएगा 6/36। यहां तक क्लियर? यानी कि अगर आप न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो निकल के आएगा एबीसी का 15/36, इसका 10/36, इसका 5/36, और इसका हो जाएगा 6/36। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 15:10:5:6 का न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो क्लियर हो गया? जब न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ हो, लेकिन इसके बारे में फिर आगे ये ना कहा हो कि ये 1/6 ओल्ड पार्टनर से किस प्रोपोर्शनेट में ले रहा है, या ओल्ड पार्टनर 1/6 के लिए किस प्रोपोर्शनेट में सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये दोनों वर्ड न लिखे हो, तो सिंपल से तरीके से निकाला जाता है कि सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर निकाल दिया,
तो जो रेस्ट बचता है, पहले हमने न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के बाहर कर दिया, जो रेस्ट ये बचा यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी में। तो रेस्ट बचा 5/6, उसको ए बी सी में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? बांटने के बाद चूंकि डी का भी 1/6 है तो इसका आपका डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 6/6 से गुणा कर देंगे तो 6/36 इसका भी आ जाएगा, तो आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग सेकेंड पोजीशन देखते हैं। सेकेंड का ये सबसे इजी होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही दिया रहता है और सबसे इजी तरीका होता है। अब हम सेकेंड पोर्शन देखते हैं। अब सेकेंड पोर्शन था कि व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली। सेकेंड कंडीशन था कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर इक्वली खरीद रहा है। तो उसको सेकेंड वाले को देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, ये मैं लिख देता हूं, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी रेशियो है 5:3 का। क्लियर? दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर हो गया आपका पार्टनर सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट क्लियर हो गया? आगे कहता है विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर हो गया? तो ए एंड बी से इक्वली सी एक्वायर कर रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ओल्ड पार्टनर लिखेंगे पूरा, ओल्ड पार्टनर ए बी एंड सीज रेशियो इक्वल टू 5:3। न्यू पार्टनर सॉरी ए बी है, केवल ए, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी रेशियो इक्वल टू 5:3। न्यू पार्टनर सी रेशियो इक्वल टू 1/5। 1/5 है। अब 1/5 का इक्वली का मतलब आधा ए से और आधा बी से लेगा। क्लियर? तो देखिएगा, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए 1/5 का आधा पा रहा है, तो आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/2 ही होता है 1/2, यानी कि हो गया 1/10। क्लियर? और सेम यही सी एक्वायर्ड
फ्रॉम बी से भी 1/5 का हाफ 1/2 आपका हो जाता है 1/10। क्लियर। तो सी अपने जो 1/5 प्रॉफिट के लिए आ रहा था तो उसका आधा 1/10 होगा। 1/10 वो ए से लेगा और 1/10 बी से लेगा। क्लियर हो गया। अब आप ये बताओ कि जैसे बी अपने हिस्से से 1/10 देगा तो बी का हिस्सा कम होगा ना। और कितने से कम होगा? 1/10 से कम होगा। तो बी में से जितना ये एक्चुअली में ये कह सकते हैं आप, ए ने सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए 1/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए 1/10। तो जब ये सेक्रीफाइस करेंगे तो ए का हिस्सा कम हो जाएगा और बी का भी हिस्सा कम हो जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो एज न्यू रेशियो इक्वल टू निकलेगा। ओल्ड रेशियो ए का था 5/8, 5:3 का था तो 5/8 और इसमें से इसने कितना दे दिया? 1/10। तो 1/10 घटा दीजिए जो वो सी को दे रहा है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं। 8 इंटू 10 का 2 से काटेंगे। अब ये किसी से नहीं कटने वाले हैं तो ये 4 से कटेगा तो ये 5 रह जाएगा। ये 5 से कटेगा तो 1 1 हो जाएगा। यानी कि 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 तो 40 हो गया। तो 8 5 जा 40, 5 का फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। 8 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 5 आ जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर में तो 25 हो जाएगा। 10 4 जा 40, 4 1 जा 4 यानी कि यहां पे आ गया 4। अब 25 में 4 रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 21/40। क्लियर हो गया। ये ए का रेशियो निकल के आ गया न्यू। बीज न्यू रेशियो अगर आपको निकालना है तो ये होगा बी का। देखिए ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8 और न्यू रेशियो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 तो 1/10 घटा देंगे इनके हिस्से में से तो ये हो जाएगा आपका। इसका भी एलसीएम 40 ही होगा। 8 5 जा 40 और 5 इंटू 3 यानी कि 15 और माइनस 10 4 जा 40 और 4 1 जा 4 यानी कि 11/40। क्लियर हो गया। यानी कि रेशियो जो हो गई न्यू रेशियो अगर देखेंगे न्यू रेशियो तो ए का हो गया 21/40, बी का हो गया 11/40 और सी का है आपका 1/5 का। क्लियर। इस रूप में आप नहीं दिखाते हो। अगर इसका डिनोमिनेटर 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 हो जाना चाहिए। तो अब एक काम करो, ऐसे से गुणा करो 5 में कि ये 40 हो जाए। तो अगर 8 से गुणा कर दें इसमें तो 8 से डिनोमिनेटर में अगर गुणा करेंगे तो उसी से नॉमिनेटर में भी गुणा करेंगे। सेमन से करते हैं तो यहां हम क्या करेंगे 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब आ जाएगा ये 21/40, ये 11/40 और इसका 8/40। यानी कि आप ये कह सकते हो ये रेशियो आ जाएगा 21:11:8। क्लियर हो गया। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका निकल के आ गया। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये कहा हुआ हो कि सी जो है
अपने हिस्से का ए एंड बी से इक्वली एक्वायर्ड कर रहा है। इक्वली का मतलब 1/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जो थर्ड वाला दिया था उसमें when new partner purchase his share from the old partner in particular ratio। अब उसमें इक्वली नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर यानी अलग अलग रेशियो में पाएगा। क्लियर। सब उसको सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो थर्ड वाले में कर रहा है कि ए बी are partners sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted with 3/7 share in the profit which he took 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate new profit sharing ratio। तो A and B दो पार्टनर हैं और ये सी तीसरा पार्टनर बन रहा है। अब जो ए एंड बी से वो ले रहा है तो इक्वली नहीं ले रहा है अपने शेयर को, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में ले रहा है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ओल्ड पार्टनर, इसी में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर ए एंड बी रेशियो आपका दिया है 7:3 का, ये 7:3 का दिया है। न्यू पार्टनर सीज रेशियो आपका दिया हुआ है 3/7 का। क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है कि विच ही टू 2/7 फ्रॉम ए, तो यानी सी टेक 2/7 फ्रॉम ए and 1/7 फ्रॉम बी। क्लियर हो गया। तो सी का देखिएगा, यहाँ पे सी का हिस्सा जो है 3/7 है, ये ए से ले रहा है 2/7 और बी से ले रहा है 1/7। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 7, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 3/7। ये 3/7 निकल के आ गया। यानी कि जो सी का 3/7 है वो 1/7 ए से ले रहा है और सॉरी 2/7 ए से ले रहा है और 1/7 बी से ले रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले 3/7 का 2/7 ले रहा है तो इसमें 2/7 घटा देंगे और 1/7 इससे ले रहा है तो इसके से 1/7 घटा देंगे, निकल के आ जाएगा। अब देखिए एज न्यू रेशियो, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 2/7, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। तो ए से 2/7 घटा दीजिए, ए का न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। बी से 1/7 घटा दीजिए, बी का रेशियो निकल के आ जाएगा और सी का रेशियो 2/7 दिया ही है, बिल्कुल इजी है। तो एज न्यू रेशियो देखना, एज न्यू रेशियो यह हो जाएगा 7/10। इनका ओल्ड रेशियो था 7/10 माइनस कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 2/7, तो 2/7 घटा दीजिए। क्लियर। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70।
10 7 जा 70, 7 into 7 49 minus 7 10 जा 70, 7 2 10 2 जा 20, 20 यानी कि बचा 29 बाई 70। एक का न्यू रेशियो निकल के आ गया। ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा था उतना उसमें से घटा दिया। बीज न्यू रेशियो निकाला, बीज न्यू रेशियो। देखिए बी का 3/10 था। अब इसमें से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7, तो 1/7 घटा दीजिए। 1/7 एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 70। अब 10 7 जा 7 3 जा 7 3 7 10 10 7 जा 70 और 7 into 3 21 माइनस 7 10 जा 70, 10 1 जा 10, ये आ गया आपका 11/70 बी का आ गया। अब न्यू रेशियो अगर आपको लिखना है तो देखिए न्यू रेशियो ए का है 29/70, बी का है 11/70 और सी का है आपका 3/7। क्लियर। अब फिर वही डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो इसमें हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 29/70, ये हो जाएगा 11/70 और ये हो जाएगा 30/70। यानी कि आप ये कह सकते हो 29:11:30, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपको ये देखना था कि वहां पे बराबर बराबर कर रहे थे तो इसका हाफ निकाला जाता। यहाँ ऑलरेडी रेशियो दे रखा है कि बराबर नहीं कर रहा है, 2/7 दे रहा है, 1/7 दे रहा है, तो 2/7 ए दे रहा है तो ए से 2/7 घटा दिया। बी 1/7 दे रहा है तो बी से 1/7 घटा दिया। तो जो घटने के बाद बचा और इसका 3/7 है ही, इसको बराबर करने के लिए 10/10 से गुणा कर दिया आपने, आपकी न्यू रेशियो निकल के आ गई। क्लियर हो गया। ये थर्ड कंडीशन था। अब फोर्थ कंडीशन हमारा बचा मात्र एक कि जिसमें व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को अब एक एक देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ कंडीशन हम लोग देखते हैं। चौथा, देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म से द रेशियो ऑफ 3:2 का। तो ओल्ड पार्टनर है आपके, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, रेशियो दिया है 3:2 का, 3:2 का। ठीक। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, तो न्यू पार्टनर है आपका, न्यू पार्टनर सी है। अब करा इन सच के न्यू पार्टनर शेयर इज सॉरी हाँ, तो न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। तो देखिएगा ए सरेंडर कर रहा है, सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट
in of C and B सरेंडर कर रहा है 2/5 शेयर ऑफ इस प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। क्लियर हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ए सरेंडर कर रहा 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, ये कर रहा ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने हिस्से का 1/5। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं ये कहूं कि मैं अपने हिस्से में से 1/2 आपको दे रहा हूं, ठीक, और अपने हिस्से का 1/2 दे रहा हूं। दोनों में अंतर हो गया, अपने हिस्से में से 1/2 दे रहा हूं। तो मेरा जो भी शेयर होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि मेरा जो शेयर है 1/5 है, 3/5 है। मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं 3/5 से, तो मैं अपने हिस्से में से 1/2 दे रहा हूं। अपने हिस्से में से यानी किसमें से, अगर में से लिखा था तो 1/2 हम घटा देंगे, ठीक। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया था दूसरा और तीसरा वाले में, उसमें बराबर बराबर दे रहे थे, तो अपने हिस्से में वो उसका बराबर दे रहा था। आज में डिफरेंट प्रोपोर्शन में दे रहे थे थर्ड नंबर में। तो अपने हिस्से में से अगर 1/2 दे रहा हूं तो 3/5 में से 1/2 घटा देंगे, और अपने हिस्से का 1/2 दे रहा हूं तो अगर ये मैं कहूं तो 3/5 और इसका 1/2 दे रहा हूं तो इंटू 1/2 करेंगे। क्लियर हो गई, क्योंकि अपने हिस्से का, क्लियर हो गया ना। तो हिस्से का मतलब मेरा जितना हिस्सा होगा उसका 1/2, उसका आधा, ठीक है ना। तो अपने हिस्से में से 1/2 दे रहा हूं तो यहाँ पे माइनस होगा, जो दूसरे और तीसरे कंडीशन में हुआ था। और ये फोर्थ कंडीशन में कह रहा है कि आप हिस्से, तो यहाँ 1/2 होगा। क्लियर हो गया। इंटू, यहाँ पे बीच में इंटू यूज करेंगे, इंटू, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे कैसे कर रहा है ये। तो ओल्ड पार्टनर ए एंड बी रेशियो आपका 3:2 का है, न्यू पार्टनर सी है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो देखिएगा ए का पहले सरेंडर निकालेंगे, तो ए सरेंडर इक्वल टू हो जाएगा, सरेंडर इक्वल टू ए का हिस्सा क्या था 3/5 था, इसका कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है, तो 1/5 से इंटू कर देंगे अपने हिस्से का। तो ये आपका निकलेगा 3/25। क्लियर हो गया। उसी तरह बी का सरेंडर आप निकालेंगे, बी सरेंडर तो बी का सरेंडर, बी का हिस्सा था 2/5 का ओल्ड, और ये सरेंडर करा 2/5 ही, तो इंटू 2/5 ये हो जाएगा 4/25। क्लियर हो गया। अब जब सरेंडर हो गया, इतना दे दिया, ये अपने हिस्से में से इतना दे रहा हो, जब इतना दे रहा तो इतना घटा देंगे तो ए का हिस्सा बच जाएगा। तो एज न्यू रेशियो अब निकालेंगे, एज न्यू रेशियो। अब यहां पे हम अभी बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हल्का सा आपको बता दें कि एक वर्ड आता है न्यू रेशियो इक्वल टू फार्मूला न्यू, हम आगे इसका पूरा डिटेल देखेंगे। न्यू रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर रेशियो, ठीक। तो ओल्ड रेशियो में से जितना उसने सरेंडर कर दिया उतना न्यू रेशियो का नाम है न्यू। ओल्ड रेशियो में से सरेंडर रेशियो घटा देते हैं तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो निकालेंगे, तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, और उसमें से कितना निकाल दिया, उसने कितना सरेंडर कर दिया
3/25, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 3/25। जब माइनस इसको करेंगे तो अब आप इन दोनों का एलसीएम 5 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 5 या 25, 5 3 या 13, ये 15 और ये -3, यानी कि हो जाएगा ये आपका 12/25। ए का हिस्सा निकल के आ गया न्यू रेशियो। उसी तरह बी का निकालेंगे तो बीज न्यू रेशियो इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस इसने कितना सरेंडर कर दिया है, बी ने सरेंडर किया है 4/25, यहां कर देंगे 4/25। अब ये एलसीएम निकालेंगे तो आपका 25, 5 2 जा 10 और 4, ये बच्चा 6/25। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि सी का रेशियो नहीं दिया, अब ए ने जो दिया बी ने जो दिया वही दोनों अगर हम जोड़ लें तो सी का निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ए ने कुछ हिस्सा दिया है अपना और बी ने कुछ हिस्सा दिया, इन दोनों हिस्से को अगर हम जोड़ लें तो सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो सीज रेशियो इक्वल टू, देखिए सीज रेशियो इक्वल टू ए ने दिया था 3/25, 3/25 और बी ने दिया था 4/25। तो जो ए ने दिया जो बी ने दिया इन दोनों को जोड़ लो तो सी का रेशियो निकल के आ जाता है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ गया 25। क्लियर हो गया। अब ये इसको निकालेंगे तो 3 और ये हो गया 4, यानी कि 7/25। अब यहाँ पे न्यू रेशियो अगर आप निकालते हैं तो न्यू रेशियो आपका आ जाएगा ए बी एंड सी का। ए का आ रहा है 12/25, बी का आ रहा है 6/25 और सी का आ रहा है 7/25, यानी कि हो गया आपका 12:6:7। क्वेश्चन यदि आप चेक करना चाहते हैं सही है कि नहीं है तो आप इनको सबको जोड़ लीजिए, 25 आना चाहिए। देखते हैं 7 6 13 तो 15 और 25 1 1 2 25 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये थे आपके कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चारों कंडीशन का हम लोगों ने देख लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर हमें कॉल करके या पूछ लीजिएगा, नहीं मैसेज कर दीजिएगा और नहीं तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।